Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 19 of class 9, chapter number 3, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, as you know that in our last topic we studied about the hierarchy of taxonomy. कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस जेनरा स्पीशी फाइलम क्लास और किंगडम के अंदर रखा गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो हमने हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ी कि क्लासिफिकेशन किस तरह बनाई थी, किस तरह की थी और उनके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। तो आज के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कौन से साइंटिस्ट थे, कि किस तरह उन साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन को बनाया, किस बेसिस के ऊपर इनको किंगडम के अंदर डिवाइड किया और किस बेसिस के ऊपर इनको फर्दर क्लासेस के अंदर रखा गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल वेल नोन साइंटिस्ट हैं, हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक फिलासफर थे और 4th BC के अंदर एक मशहूर जाने पहचाने साइंटिस्ट थे। ठीक है, एरिस्टोटल ने जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में काम किया, इसी के साथ साथ बायोलॉजी के अंदर भी उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने क्या किया कि प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज डिवाइड किया। ठीक है, कि वो प्लांट्स जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, सिमिलर थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप्स एंड अदर इन्वायरमेंटल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इनको प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर रखा। फिर इसी तरह एनिमल क्लासिफिकेशन, तो जो उन्होंने मेन दो क्लासिफिकेशन की, उनमें सबसे पहले क्या आता है, प्लांट, और दूसरा कौन सा आता है, एनिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखे होंगे। कुछ प्लांट्स ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, कुछ प्लांट्स लाइक जिस तरह झाड़ियाँ होती हैं, और कुछ प्लांट्स छोटे पौधे आपके घरों में होते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनको एरिस्टोटल ने डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल हर्ब्स। ठीक है, आप इस फर्स्ट पिक्चर में इजीली देख सकते हैं कि हर्ब्स किस टाइप की होती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी पिक्चर के अंदर आप देखें श्रब्स, कि श्रब्स किस तरह की हैं। ठीक है, हर्ब्स जो हैं वो छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है, जिस तरह के स्मॉल जो प्लांट्स, ठीक है, मैं इसको फर्दर आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आगे हम पढ़ेंगे इसको। फिर श्रब्स थोड़े से बड़े प्लांट, कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं, देखें ये आपस में दोनों के डिफरेंट शेप्स हैं। फिर अगर हम बात करें ट्रीज की, तो ट्रीज आप देखें कि ये इनसे डिफरेंट हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, इनको 3 कैटेगरीज में रखा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब पढ़ेंगे इसको वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हर्ब्स से। तो हर्ब्स किसको कहते हैं। ठीक है, अब हर्ब्स आर सीड प्रोड्यूसिंग एनुअल नॉन वुडी प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हर्ब्स हैं, छोटे प्लांट्स, इनकी क्या निशानियां हैं। सबसे पहले बताया कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। जितनी भी हर्ब्स के अंदर प्लांट्स आएंगे वो सीड प्रोड्यूस करेंगे, नॉन वुडी होंगे, उनके अंदर कोई वुड नहीं होगी, और एनुअल होंगे। ठीक है, उनकी जो लाइफ साइकिल है मोस्टली 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा। लेकिन जो दूसरी बात है, हैव नॉन वुडी स्टेम। ठीक है, सॉफ्ट स्टेम। उनके अंदर जो स्टेम होती है वो क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है। ठीक है, जो हाथ से भी टूट जाती है हर्ब्स प्लांट्स की। फॉर एग्जांपल छोटे प्लांट्स आपके घरों में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कच्चे कच्चे से होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई वुड नहीं होती। अब स्टेम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, स्टेम के साथ कोई ब्रांचेस नहीं होती, एक ही स्टेम होती है, उसके साथ कोई ब्रांच नहीं होती। ठीक है, एनुअल सम टाइम क्या होता है कि ये हर्ब्स 1 साल के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ 2 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, कुछ 3 साल में। एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल। ठीक है, फिर क्या होता है, ये हर्ब्स अगर हम इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखें या फूड में, तो जो हर्ब्स हैं इनको हम फूड में भी इस्तेमाल करते हैं अपनी, और इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। श्रब्स और वुडी प्लांट्स दैट कंटेन्स
सेवरल मैन स्टेम राइजिंग नियर द ग्राउंड। ठीक है, जो ये श्रब्स हैं, पहली बात तो ये जो श्रब्स होंगे इनके अंदर वुड होगी। आपने गुलाब के पौधे भी देखे होंगे इस तरह के, कुछ दूसरी झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनकी स्टेम के साथ छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती हैं। अब हैव थिक बट नॉट हार्ड वुड, इनके अंदर लकड़ी तो होती है, वुड तो होती है, लेकिन वो सख्त नहीं होती, बहुत सख्त। एक ट्री होता है, ट्री की जो लकड़ी होती है वो बहुत सख्त होती है, लेकिन जो श्रब्स के अंदर जो प्लांट्स होंगे, जो इनके अंदर जो कैटेगरीज आती है, इसके अंदर स्टेम वुड तो होगी, लेकिन वो नरम वुड होती है, वो हाथ से टूट जाती है। ठीक है, फिर हैव ब्रांचेस एट देयर बेसिस। ठीक है, फिर मेनली पेरिनियस श्रब्स का जो लाइफ साइकिल है वो 3 साल के अंदर मुकम्मल हो सकता है, ठीक हो भी जाता है, और हैव अ मेडिसिनल वैल्यू एंड कैन बी यूज इन गार्डनिंग। इसको हम अपने गार्डन्स में लगाते हैं मोस्टली, जो देखे आपने गुलाब के फूल होते हैं, दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो हमने अपने गार्डन में खूबसूरती के लिए लगाए होते हैं। फिर ये एक इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। आप सब ने अपनी लाइफ के अंदर ट्री देखें, ट्री और वुडी। ठीक है, ये लकड़ी जैसे प्लांट होते हैं, इनके अंदर लकड़ बहुत सख्त होती है, इनकी जो फर्नीचर्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स मटेरियल में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर 3 साल से लेकर 100 साल तक इनकी लाइफ होती है। ठीक है, और इनकी जो सिंगल ट्रंक होती है, एक ही बड़ी बीच में ट्रंक होती है, उसके साथ छोटी छोटी ब्रांचेस लगी होती हैं, और बड़ी ब्रांचेस भी उसके साथ होती हैं। ठीक है, फिर हैव थिक हार्ड एंड ब्राउन वुडी स्टेम, जो इसकी स्टेम होती है, जो मेन ट्रंक इसकी होती है, वो थिक होती है, हार्ड होती है। ठीक है, हाईली वुडी होती है। ठीक है, टालेस्ट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिर अब ये कि इनके फ़ायदे क्या हैं। जिस तरह हमने हर्ब्स को पढ़ा कि उनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हैं, श्रब्स को गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, तो जो ट्रीज़ हैं ये सबसे पहले सॉइल ओरिजिन को बचाते हैं। हमारी जो ज़मीन है ये बारिशों के साथ, तूफ़ान के साथ, सैलाब के साथ ये बह जाती है। ठीक है, तो ये हमारी ज़मीन को बचाते हैं, और इनकी जो रूट्स होती है वो हाईली एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं। तो ये क्या है कि ये जो ज़मीन है इसको पकड़े रखती है, तो इससे ज़मीन हमारी ऊपर, जो ऊपर वाली साइल है, ये एरोजन नहीं होती, इसकी एरोजन नहीं होती। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, जो हम फर्दर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा, जो एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था कि इसके अंदर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज आते हैं। सिमिलरली एरिस्टोटल ने जो दूसरी क्लासिफिकेशन बताई थी वो कौन सी थी, एनिमल्स। एक थी प्लांट, दूसरी एनिमल। तो एनिमल्स के अंदर दो टाइप्स के डिवाइड किया इसको, एक है एक्वेटिक एनिमल और दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ये बताती है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, सिंपल सी बात, जो समुंदर, लेक के अंदर, कैनल्स के अंदर होते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो सिंपली पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल फिशेस, ठीक है, स्टोर फिश, इसके अलावा डॉल्फिन्स वगैरह जो होती हैं। ठीक है, और दूसरे जो एनिमल्स आपने देखे होंगे, आपने टीवीज़ में देखे होंगे, आपने वीडियोस में देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि डिफरेंट एनिमल जो पानी के अंदर के रहते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल। सिमिलरली इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कि वो एनिमल्स जो खुश्की के ऊपर, मतलब इस लैंड के ऊपर रहते हैं, जो पानी के अंदर नहीं रहते ज़्यादा। ठीक है, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जो अपनी लाइफ इस खुश्की के ऊपर गुजारते हैं, सॉइल के ऊपर गुजारते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसी तरह प्लांट्स का भी ये हिसाब है कि वो जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जो ऊपर ज़मीन के ऊपर रहते हैं, मतलब लैंड के ऊपर रहते हैं, खुश्की के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, अब अगर बात करें कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मैंने जैसे बताया कि व्हेन एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन लैंड ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सिमिलरली एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स वो हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जो क्या है, लिव इन अंडर वाटर। ठीक है, तो इस तरह हमें डिफरेंस पता चल चुका कि एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो एक्वाटिक कहलाते हैं, और जो प्लांट के, जो खुश्की के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे साइंटिस्ट की। जिस तरह हमने एरिस्टोटल का बताया कि उन्होंने डिवाइड किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, दो मेन ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, प्लांट और एनिमल्स। इसी तरह दूसरे साइंटिस्ट का नाम है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। सर अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो थे वो बसरा में रहने वाले थे, वो बसरा से पैदा हुए, मतलब, और उनकी जो तारीख़ पैदाइश थी वो थी 776 AD। ठीक है, कि ही वॉज बोर्न इन बसरा एंड डेट ऑफ बर्थ of Abu Usman Umar al-Jahiz is
776 AD। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी एंड सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स। ठीक है। इसी तरह अबू उस्मान अल जाहिस ने कि जो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने एक बताया और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिस ने सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया वो था एंड्स के ऊपर, कि उन्होंने जो ये चींटियां हैं इनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया। ठीक है। कि उन्होंने बताया कि इनका लाइफ साइकिल किस तरह है, ये अपनी फूड और इस इकोसिस्टम के अंदर किस तरह रहती हैं, ये एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह एडजस्ट कर पाती हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया। जो दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो थी सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिशेस इन रिवर टिग्रिस, कि किस तरह डिफरेंट सीजन्स के अंदर ये जो फिशेस हैं ये माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। माइग्रेशन कहते हैं कि जब कोई कॉलोनी या जब कोई फैमिली ऑफ लाइक जब जिस तरह के फिशेस की एग्जांपल दूं कि ये जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाए ड्यू टू सीजनल इफेक्ट्स। ठीक है। कि सम टाइम टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, सम टाइम कुछ और इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह पे जाए, तो उसको क्या कहलाता है, ये माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है। अगर हम बुक्स की बात करें तो अबू उस्मान उमर अल जाहिस ने जो बुक लिखी, सबसे पहले उनकी जो बुक थी वो जो मशहूर बुक थी वो क्या थी, किताब अल हयावान। ठीक है। किताब अल हयावान जो बुक थी उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताया, एनिमल्स की। ठीक है। कि उस बुक के अंदर अबाउट 350 स्पीशीज के बारे में जो एनिमल्स की थे उसके अंदर उन्होंने उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया हुआ था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया था कि वो स्पीशीज किस किस हैबिटेट के अंदर ज़्यादा एडजस्टेबल हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो किस तरह इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्टेबल हो रही हैं। ठीक है। फिर इस बुक के अंदर उन्होंने हमें एनिमल्स की साइकोलॉजी के ऊपर, उनकी डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर, उनकी जियोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर, उनके कम्युनिकेशंस के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह एनिमल जो हैं वो एक दूसरे के इशारों को देख के समझते हैं, उनकी कम्युनिकेशंस वे ऑफ टॉकिंग क्या है उनका। ठीक है। ऐसा जिस तरह एनिमल्स हैं वो बोल तो नहीं सकते ह्यूमंस की तरह, लेकिन वो कुछ इस तरह की स्किल्स हैं उनके पास कि एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह उन्होंने एनिमल्स की साइकोलॉजी के बारे में बताया कि कौन से एनिमल्स किस तरह साइकोलॉजिकली एक दूसरे मतलब इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह उनके साइकोलॉजी को देख के ये पता चल जाता है कि इस एनिमल्स को इस वक्त क्या ज़रूरत है। ठीक है। उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। फिर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें कि जिस तरह मंकी के बारे में बहुत सी ऑब्जर्वेशन हुई कि जो मंकी है ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट एनिमल है, तो इस तरह उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की। और फिर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जियोग्राफिकल रीजन, के कौन से एनिमल बेसिकली किस जगह से इवॉल्व हुए, कि कौन सा एनिमल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके ओरिजिनेशन के बारे में, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, कि कौन सा एनिमल किस इलाके में ज़्यादा खुश है और कौन सा एनिमल किस इलाके से आया है और उसके उस इलाके की तरफ क्या अडोप्टेबिलिटी। कि जिस तरह एरिस्टोटल ने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी, इसी तरह उसके बाद जिस तरह अबू उस्मान अल जाहिज आए, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे कॉल कैरोलस लिनियस। ठीक है। हम बात करेंगे कैरोलस लिनियस की, कि किस तरह किन फैक्टर्स को देख के, किन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देख के इन्होंने क्या किया, दो किंगडम सिस्टम बनाए। ठीक है। कैरोलस लिनियस जो थे वो स्विस उनको स्विस साइंटिस्ट कहा जाता था। जो लोग स्वीडन के अंदर रहते हैं उनको स्विस कहा जाता है। ठीक है। फिर कैरोलस लिनियस 1753 के अंदर इनकी पैदाइश हुई। ठीक है। फिर इनके मुताबिक जो इन्होंने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी किंगडम्स की, कि किस तरह किन बेसिस के ऊपर किंगडम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रखा गया, तो उन्होंने क्या किया कि दो किंगडम सिस्टम बनाए सबसे पहले। ठीक है। एक बनाया किंगडम प्लांटिया, जैसे सब डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्सेंट्स में किंगडम प्लांटा भी कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा बनाया किंगडम एनिमलिया। ठीक है। किंगडम प्लांटिया के अंदर बेसिकली हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आएंगे और किंगडम एनिमली के अंदर एनिमल्स आएंगे। ठीक है। अब एक आगे बात लिखी कि राइट द रीजंस ऑफ इट्स फेलियर्स, मतलब ये है कि जो इन्होंने दो किंगडम सिस्टम बनाए, ठीक है, ये बाद में जाके फेल हो चुका था।
ठीक है, ये आगे पास नहीं हो गया, ये प्रॉपर तरीके से आगे नहीं चल सका। इसके अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स करके आगे फिर 5 किंगडम सिस्टम बनाए गए थे, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि किस तरह ना इन्होंने कौन से एनिमल्स और कौन से प्लांट्स को किंगडम प्लांटिया में रखा, और कौन से दूसरे जो इन्होंने समझा कि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो उन्होंने इसमें रखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें किंगडम प्लांटा की, तो किंगडम प्लांटा इंक्लूड या किंगडम प्लांटिया इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्जी एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि इनके मुताबिक क्या हुआ कि किंगडम प्लांटिया के अंदर ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, एल्जी भी इंक्लूडेड है, फंजाई भी इंक्लूडेड है, और बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है। लेकिन आप खुद ही सोचें, अगर प्लांट्स के अंदर ये बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी होंगे तो वो फिर किंगडम प्लांटिया नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जाके आगे फेल हो चुका था। इनके मुताबिक जो दूसरा किंगडम था, किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। फिर इन्होंने क्या किया कि किंगडम एनिमले के अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे, यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, उठा के इनको इसके अंदर रख दिया। लेकिन फर्दर जो डिफरेंट न्यू साइंटिस्ट आए उनके मुताबिक ये क्या था, ये गलत था। ठीक है, इसके कुछ फेलियर्स थे। अब कॉरलस लिनियस ने जो मेन क्लासिफिकेशन की, इन्होंने ना सिमिलरिटीज़ को देखा ना डिफरेंसेस को देखा, बस कुछ कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर ये दो किंगडम सिस्टम बनाए। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट बात करें, आप देखें कि किंगडम प्लांटिया के अंदर जो बेसिकली जो मेन प्लांट्स हैं वो सिर्फ, ये देखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपको शो हो रहे हैं, ये किंगडम प्लांटिया के हैं। और डिफरेंट एनिमल्स हैं, लाइक ऑक्टोपस है, इसमें फिश है, मोंकी है, लाइन है, बीटल्स हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये किंगडम एनिमल के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके फेलियर्स क्या थे, कि क्यों करोलस लिनियस के ये किंगडम टू किंगडम सिस्टम फेल हुआ था, और किस तरह कौन से नए साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को बनाया, और किस तरह इन ऑर्गेनिजम्स को उठा के डिफरेंट किंगडम सिस्टम के अंदर रखा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।